सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। शो का आगाज करेंगे नाजरीन पाक अफगान ताल्लुकात से, जिन्हें तालिबान हुकूमत की जारहियत ने नए दोराहे पर ला खड़ा किया है। 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब अफगान तालिबान फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान ने उस वक्त पाकिस्तान पर हमला किया जब अफगान वजीर खारजा भारत के दौरे पर थे। भारत की आशीर्वाद से होने वाले इस हमले का पाक फौज के बहादुर सपूतों ने न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि इसकी बहुत सी चौकियों पर भी पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में 200 से ज़ायद तालिबान और उनसे वाबस्ता दहशतगर्द हलाक हुए हैं। निशाना सिर्फ खवारिज और दहशतगर्द मराकज़ बने। सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं कि तालिबान ने भारतीय ईमा पर हमले किए, इसलिए पाकिस्तान का जवाब देना नागुज़ीर था, क्योंकि भारत और तालिबान के गठजोड़ ने खित्ते में एक नया फितना खड़ा कर दिया है, जिसके असरात दूररस हो सकते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इजिप्ट के दौरे पर हैं, उन्होंने इस दौरान इस हवाले से कमेंट भी दिया और वो ये कह रहे हैं कि अब इस मामले को देखना होगा और उनको ये लगता है कि ये 8वीं जंग वो एक बार पाने के लिए तैयार हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है। अब ये जो सारी सिचुएशन है, इसमें ईरान ने भी सालिसी के लिए पेशकश की है, आगे बढ़े, और अब हम देख रहे हैं कि ये जो मामलात हैं ये किस जानिब जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों को वेलकम करते हैं। हारिस साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। अभी जो हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं, और पहले तो चले ढके छुपे अल्फाज में जो तालिबान ये देख रहे हैं कि इनकी जो अबूरी हुकूमत है वो पहले तो कहती रही कि हमारी जानिब से कोई इनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ को जो वहाँ से हम देख रहे हैं टेररिस्ट अनासर इनकी सोयल से ऑपरेट कर रहे थे अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन अब ये जो इंडिया और अफगानिस्तान का नेक्सस है ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। एक ऐसी सिचुएशन में जब आप मुलाकातें भी कर रहे हैं, उससे पहले जो हमने देखा कि मॉस्को में जो समिट हुआ, फॉर्मेट हुआ, उसके हवाले से भी इनके सामने मामलात रखे गए सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से नहीं, बाकी ममालिक की जानिब से भी। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जंग का तरीक़ाकार इख्तियार करना, ये क्या पैगाम देते हैं और अब आगे क्या हालात बनते हुए आप देख रहे हैं? देखें, आमना बात ही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने मार के हक में इंडिया को बुरी तरह हमारी मुसल्लह फौज ने मारा है, शिकस्त दी है, घुटने टेकने में मजबूर कर दिया, अपनी आवाम के सामने बड़ी इनकी हजीमत हुई है, मुंह काला हुआ है, ये उसको भूल नहीं रहे हैं। और इसीलिए अगर आपने देखा तो कह रही ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। अब इन्होंने दूसरा किया कि ये लड़ाई तो कर नहीं सकते फौज से, तो अब इन्होंने अपनी प्रॉक्सी को यूज करना शुरू किया, फिर हिंदुस्तान पे खारिज और अफगानिस्तान ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम दहशतगर्दी में इन्वॉल्व करें, डिस्टेबलाइज करें, ये प्रॉब्लम करते हैं। और इसीलिए अब आपके सामने अमीर मुत्तकी साहब जब गए वहाँ फॉरेन मिनिस्टर, तो वहाँ जाके बड़ी चाल परोसी की है, उनको उकसाया है, और जिसकी वजह से आपने देखा हो कि वो उन्होंने ये जो हरकत की है, जो हमारी 8-9 पोस्टों के ऊपर अटैक किया, फिर उसके बाद जो इनका बुरा हाल हुआ वो हमें सबको मालूम है। इसमें पहले इनका अपना मुंह काला हुआ था, वो खाम अफगान तालिबान का मुंह काला कराया इन्होंने, और उनके 200 करीब जो है अफगान तालिबान और फौजी जो हैं वो मारे गए हैं, जख्मी बहुत ज्यादा हुए हैं। हमने इनकी 22 के 22 पोस्टों में कब्जा भी कर लिया और वो जाके झंडे भी लगा दिए हैं, जहाँ से लश्कर तश्कीलें आती थी और ये इन्फिल्ट्रेट करते थे फौजी, वो जगह। फिर हमने इन फौजियों के ट्रेनिंग कैंप्स इनके जो थे सारे, इनके जहाँ पर एमुनिशन डंप्स हैं, रेजिडेंशियल एरिया हैं, कैंप इन्होंने बनाए हुए थे, ये फोर्ट बनाए हुए थे, सारे इनके हमने काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय किए। और अभी भी हम कर रहे हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि ये लीडरशिप जो है ख़ास तौर पे दाइश की और फितनल खारिज की, इनकी लीडरशिप को मारा जाए, ताकि ये जब लीडरशिप मारी जाएगी तो खुद ब खुद अपनी मौत मार जाएंगे और ये हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। लेकिन बात ये है कि ये अफगान तालिबान को सोचना चाहिए, जो कि ये अफगान तालिबान जो रजीम है, कि एक तो आपकी इलीगल गवर्नमेंट है, आपने वहाँ पर ना इलेक्शन कराए हैं, ना आपने आगे बैठे, ना आपने इतनी बैलेंस गवर्नमेंट बनाई हुई है, तमाम वहाँ पर ना ताजिक से, ना उज़्बेक से, ना हज़ारे से, कोई भी सिर्फ पश्तून दबे रखे हुए हैं, और वो ज़बरदस्ती वो भी तंग आए हुए थे जिस तरीके से ये वहाँ हुकूमत चला रहे हैं।
इसके लिए पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर रहा है आप देखिए, हम उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, बीट भी देते हैं, शुगर भी देते हैं, फर्टिलाइजर भी देते हैं, अफगान ट्रांसफर के सारा सामान इनको देते हैं। हम इनसे एक ही चीज डिमांड करते हैं, सर ज़मीन आप किसी ट्रैस इसको इस्तेमाल नहीं करें, जो आपने कमिटमेंट किया दो दुआ के अंदर वो भी ये पूरा नहीं करते। तो मेरे ख्याल में इसीलिए फिर इनको आप जो ये इन्होंने जो हरकत की, इसके बाद हमने कॉन्टिजेंसी बनाई हुई थी कि फिर एक दफ़ा अगर ये करेंगे तो इनको सबक सिखाएं। आप ये 4 दफ़ा कह रहे हैं जी कि हम जंग बंदी चाहते हैं, पाकिस्तान को मुसल्लह कह रहे हैं जी हम नहीं करेंगे। जब तक अब हम अपने टारगेट पूरे नहीं करेंगे, इनसे नहीं करनी चाहिए, ताकि वंस फॉर ऑल इसका हल निकाल लिया जाए। और साथ ही साथ अफगानी रिफ्यूजीज अगर हम वापस करें और इस पर बड़ी सीरियस अमल होना चाहिए, आप देखें उससे क्या फर्क पड़ेगा। राइट एहतशाम साहब, अभी जो कश्मीर जी कश्मीर मौक़िफ़ के हवाले से एहतशाम साहब जो जिस तरीके से तायद की है अफ़गान क़यादत ने भारत में बैठ के, एक तो वो बड़ा काबिल मज़म्मत है, और दूसरी चीज़ ये कि अब जो सारे मामलात हो रहे थे अफ़गानिस्तान में, हम जो देख रहे हैं हालात सारे बने हुए इंटरनेशनली, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है कि TTP को तालिबान हुकूमत की सपोर्ट हासिल है। ये अपने हालात को देखते हुए और अपने जो इनके अंदरूनी हालात हैं, जिस वक्त हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में ना सिर्फ जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं उसके हवाले से जो वायलेशन सामने आती हैं, उस पर जो इंटरनेशनली जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके कंसर्न्स भी हैं, ग्रीवेंसेस भी हैं, पाकिस्तान के अपने इनसे ग्रीवेंसेस रहे हैं। अब ये क्या लड़ना ही मसाइल का हल है? और पाकिस्तान ने, आप समझते हैं कि अपने डिप्लोमेटिक ऑप्शन सारे वो कर लिए थे, चूज़ कर लिए थे और इस पर काम कर लिया था, उसके बाद अब आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या इसका हो सकता है इस मसले का? क्या सिर्फ लड़ाई रह गई है? कि अफ़गानी जो है ना और अफ़गानिस्तान जो है ना वो हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के मामले में जिसको कहते हैं ज़हर आलूद नुक्ता नज़र रखते हैं। आपको याद होगा 1947 में जब पाकिस्तान बना था और यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने जा रहा था, और सिर्फ एक वोट जो था जिस नहीं दिया ना, वो अफ़गानिस्तान था जिसने मुखालफत की थी कि पाकिस्तान को UN का मेंबर ना बनाया जाए। तो ये आज से नहीं है। देखें, पाकिस्तान ने तवातर के साथ आमना कोशिश की है। देखें अब ये लड़ाई कहाँ से कहाँ चलेगी, आप देख लें, पहली अफ़गान वार, दूसरी अफ़गान वार, और फिर आप देख लें पाकिस्तान ने कितने एफ़र्ट किए सुलह सफाई के। आपको याद है ये 2014 का APNS का जो हमला किया गया था, उससे पहले मुझे याद है नवाज साहब की हुकूमत थी और एक बड़ा भरपूर मजहबी उलमा का एक वक्त भेजा गया था काबुल, और वहाँ से जब आए थे लोग तो उन्होंने आके कहा था कि जी आइंदा से पाकिस्तान को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर आप देखें क्या हुआ, कोई बात नहीं सुनेगी। 2021 2 एग्रीमेंट में लिखा गया कि जी आप अफ़गान सरजमीन आपके हमसायों के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होगी, नहीं सुना गया। फिर 2022 में आपने देखा कबायली माहिदीन का एक जरगा भेजा गया, वहाँ से भी जब हो के आए तो उन्होंने कहा जी आइंदा पाकिस्तान को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अभी जो आप बात कर रही हैं ना, ये 180 डिग्री का यू टर्न है। ये क्या दिलों में किस किस्म का बुग़्ज़ है कि हिंदुस्तान में जाके आपने कहा कि जी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का हिस्सा है, और बहुत सारी ऐसी बातें की जो ज़ाहिर सी बात है को लगता था कि हिंदुस्तान की ज़ुबान बोलने। अब ना 2 चीज़ें हैं। देखें, पहली बात तो ये कि अब क्या होने जा रहा है। अब यह है कि अब न्यू नॉर्मल क्या है कि पाकिस्तान ने अब इसको फैसला कर लिया है कि न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है ना अफ़गानिस्तान के साथ क्या होंगे। एक तो बड़ा प्रॉम्प्ट और डिसाइसिव मेरी इत्तला है कि अब स्ट्राइक्स होंगी, ज़मीनी भी और फ़ज़ाई भी, और जब भी ये हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला आएगा तो इसको रोका जाएगा। बाकी ये प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि जी मुझे 8वीं जंग बंद कराना पड़ेगी, वो उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परसों रात की बात लगने के बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जिस तरह मैसेज दिया पाकिस्तान को, जी चलें ठीक है ख़त्म करें, हो गया। अब देखना यही है जो लोग सवाल कर रहे हैं कि अब आइंदा क्या होगा। देखिए हम ना लोग एक रीजनल एफर्ट की भी बात हो रही है, मल्टीलैटरल प्रेशर और इन्फ्लुएंस की भी बात हो रही है कि इनके ऊपर इस्तेमाल किया जाए। चाइना तंग आया हुआ है, मॉस्को आपने फॉर्मेट का भी जिक्र किया, सारे ममालिक कहते हैं। देखें ना उनका कम्युनिके पढ़ लें क्या है कि जी जिसमें रशिया भी है, चाइना भी, सेंट्रल एशिया, ईरान, कि आपने वादा किया था कि जी 2021 का दुआ मायदा कि जी अफ़गान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए हमसायों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। उन्होंने कहा हो रही है तो आप इसका नोटिस लें। तो सारी दुनिया को कह रही है ना। अभी देखें जिस तरीके से आपको ये जो कहते हैं ना कि TTP और TTA ये दोनों एक वार के प्रोडक्ट हैं, लिहाजा ये इनका काम ही है। इन्हें कोई इस बात का वो नहीं है कि मुल्क इनको कोई तस्लीम करता है नहीं करता, इनके लोगों की हालत क्या होती है, बच्चियों के साथ क्या होता है, पढ़ाई नहीं होती है, क्या जुल्म होता है, कोई परवाह नहीं।
एक तो ये है कि 40% से ज़्यादा इलाका उनके पास नहीं है, अबूरी हुकूमत है, इलेक्शन भी नहीं कराए गए, कोई सेटअप नहीं आया, नहीं नतीजातन वो उसी डगर पे चल रहे हैं। अभी देखें अमेरिका $45 मिलियन दे रहा था, उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि उनके अहदाफ और किसी और तरफ थे। अब अमेरिका जो है ना, तो मेरी इतला है आमना कि वो अब हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग अब बढ़ेगी उनके साथ। पाकिस्तान ने उनको कहा है कि जी दाइश आपके दुश्मन है, टीटीपी हमारे दुश्मन है, ये लोग वहाँ बैठ के आपके मफादात हमारे मफादात के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। तो ट्रंप जो इतलात है, मेरी इतलात है, उनका यही है कि नहीं, इस हवाले से एंटी टेररिज्म है पाकिस्तान का, और इससे ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान के साथ जो अच्छा बेहतर सलूक किया जाएगा। इन सो मेनी वर्ड कि हमें जो इंटेलिजेंस चाहिए, वैसे तो हमें अपने तौर पे भी पता चलता है, लेकिन हम ना मारने के लिए वो कहते हैं ना 10 बंदे कमरे में बैठे, एक बंदा जिसको मारना है वही हिट होगा, बाकी नहीं होंगे। तो ये एक तो उनको भी पता चल गया है अफगान हुकूमत को कि जी अब सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है, अब आइंदा से हमने किया तो मामला ख़राब होंगे। लेकिन मुझे कोई शक नहीं आमना कि उनका रवैया है थोड़ी देर के लिए दोबारा करेंगे, और डे 1 से उनका सिलसिला, और ये जो हम कहते हैं उनकी सेंचुरीज हैं, हाइड आउट्स जो बने हुए हैं, इनको तबाह करने के लिए पाकिस्तान को मेरा ख्याल खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा। अब पहले वाली बात नहीं होगी, ये अब न्यू नॉर्मल ही होगा कि जवाब भरपूर दिया जाएगा। इसी और अब ये भी देखना होगा कि आपने क्या चूज करना है, कौन सी साइड आपने चूज करनी है। शाह साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं कि ईरान का भी ऑब्वियसली पाकिस्तान के हवाले से परसेप्शन बड़ा चेंज हुआ है उस सिचुएशन के बाद जब इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमलावर हुए और पाकिस्तान ने एफर्ट करके वहाँ पर मामलात को बचा लिया और ईरान के हक में मामलात गए। तो ये सारी सिचुएशन देखने के बाद ईरान जो है अब उसका जो टिल्ट शिफ्ट हुआ है, और उसके बाद ये जो भी मॉस्को फॉर्मेट हुआ है उसमें हमने देखा कि ना सिर्फ ईरान, रशिया, चाइना, इन सब ने एक ही बात पाकिस्तान के साथ मिलकर ये हाईलाइट की कि जी टीटीपी अफगान तालिबान को उनकी सपोर्ट हासिल है, वहाँ से ऑपरेट हो रही है। सो उनके इन सारे ममालिक को नाराज़ करके क्या अफ़गानिस्तान ने ये मैसेज दिया है कि उन्होंने साइड चूज़ कर ली है इंडिया की, और इंडिया के हाथों वो यूज़ होकर ऐसे ही पाकिस्तान पर हमलावर होते रहेंगे और मुंह की खाते रहेंगे, या फिर अब वाकई हम शिफ्ट देखेंगे, कुछ सबक सीखेंगे इस बार? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। सबसे जो अहम चीज़ है, अब अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो इंडिया अफ़गानिस्तान के लिए क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान की जितनी जीडीपी है वो हिंदुस्तान की एक रियासत की है। 287 मिलियन डॉलर जो है वो पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर नुकसान हो चुका है हिंदुस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड करते हुए। अब आप देखें, मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो मीर खान मुत्तकी का दौरा है वो एक पॉलिटिकल स्टंट कह सकते हैं, एक प्रेशर टैक्टिक कह सकते हैं, पाकिस्तान को से लिवरेज हासिल करने के लिए और मुख्तलिफ किस्म की बार्गेनिंग्स के लिए शायद एक जो है वो एक्टिविटी है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान तो ज़रूर चाहेगा कि वो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अपने दोस्त रखे, अपने बेसिस रखे, डेवलपमेंट के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे, तो उनका ये फ़ायदा हो सकता है। बाकी अगर आप ट्रेड की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो एक रास्ता है वो वाघा बॉर्डर का है, जिसके लिए अमीर मुत्तकी ने कहा कि वो खोल देना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में हम उनकी मर्जी से तो नहीं चलेंगे। पहले भी हमने खोला, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। दूसरा देखें, अगर ईरान के थ्रू चाबहार वाला लिंक अगर अफगानिस्तान और इंडिया इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में ईरान भी अभी काशिश है और वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि दोबारा एक चाबहार में एक जो है वो जासूसी का नेटवर्क कायम हो, जो उसके लिए भी नुकसानदेह हो, जिसमें राह, मुसाद और अफगान इंटेलिजेंस भी शामिल हो और उसकी जड़ें जो है खोखली करे। लिहाजा वो चाबहार वाला जो रूट है वो भी फिजिबल नहीं है। अब क्यों करना चाह रहा है? देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में मॉस्को फॉर्मेट में बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया गया है। जो आखिरी उनकी जो वो था जॉइंट स्टेटमेंट थी, उसके अंदर क्लियरली वाजे करके नाम बताया गया था कि BLA, TIP, ETIM, IMU, ISK और कलदम TTP, ये तमाम दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मौजूद हैं। अफगानिस्तान को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जब अमीर मुत्तकी ने दोबारा कोई अपना पुराना राग अलापा कि हमारे पास तो कोई नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है, तो उसके बाद पाकिस्तान, रशिया, चाइना की एक अलग मीटिंग हुई ईरान की, जिसमें ये फैसला किया गया और वो तमाम चीज़ें उस आखिरी एलामिया में डाली गई कि अगर अफगानिस्तान नहीं ले सकता एक्शन तो फिर कलेक्टिवली हम तमाम के तमाम मुल्क इस मसले को टैकल करेंगे। तो ये देखिए एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। दूसरा, इस वक्त जो पाकिस्तान को मौका मिला है, मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी, सऊदी अरब, UAE और कतर की मैसेज उनको भी बड़ा क्लियर देना चाहिए, क्योंकि आज तक हम देखते रहे हैं
कि तालिबानाइजेशन, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करने में इन तीनों ममालिक का बड़ा रोल रहा है और ये तीनों गारंटर्स रहे हैं। हमें एक बड़ी क्लियर कट बात करनी चाहिए। दूसरा देखें, सऊदी अरब ने कल हमारे साथ एग्रीमेंट किया है कि उन पे हमला, हम पे हमला है, हम पे तो एक हमला हो गया। अब सऊदी अरब की स्टेटमेंट आपने देखी, बड़ी एक पैसिव किस्म की स्टेटमेंट थी कि जनाब दोनों मुल्क रिस्ट्रेन करें, पाकिस्तान बातचीत करे। इससे पहले ये लोग कहाँ थे? बातचीत करे तो दोहा एकॉर्ड में इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। इस वक्त ओपनली हो रही है। दूसरा, इस वक्त देखें हॉस्टिलिटी जो अफगान काबुल इंतजामिया की, वो अपने मुल्क की तबाही की तरफ जा रहे हैं। और आखिरी जो खतरनाक चीज है वो ये है कि जो इधर इस वक्त दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं, अफगान तालिबान को उनका खौफ है टीटीपी के खिलाफ या दूसरे ग्रुपों के खिलाफ एक्शन ना लेने की। बड़ी वजह यह है, उन्हें यह भी खतरा है कि ये लोग उठ के इनके खिलाफ होंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को, आखिरी बात मैं करूं, फिर उसके बाद शाम साहब कुछ कहना चाहें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा मौका मिला है। पाकिस्तान के पास कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, ISK के मौजूद हैं, TTP के, BLA के। वंस फॉर ऑल मेरे ख्याल में इन तमाम जगहों को टारगेट करना चाहिए। उसके बाद बेशक हम बातचीत करने के तैयार है, बात कर लेंगे, लेकिन अपने अहदाफ पाकिस्तान को हासिल करने चाहिए। इस वक्त वो किसी ट्रैप में ना आए कि मुसलमान मुल्क है, ब्रादर मुल्क है, पुख्तून मुल्क है, क्योंकि तालिबान ने ना तो शरीयत की परवाह की, ना पुख्तून वली के कोड की परवाह की, और ना ही उन्होंने हमसायागिरी की परवाह की। उन्होंने जाके एक हिंदू और RSS की जो आइडियोलॉजी को फॉरवर्ड करने के लिए लोग जा रहे हैं, वो उनके साथ जाके मिले। तो मेरे ख्याल में फिर तो ये तमाम बातें वैसे ही बेमानी रहेगी। राइट, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली, उसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर सियासी तब्दीली आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर सूबे के 30वें वज़ीर आला बन गए हैं। अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी अमल को गैर कानूनी करार देकर ऐवान से वॉकआउट किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने भी वज़ीर आला के इंतखाब को गैर आइनी करार दे दिया है। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने नताइज का ऐलान किया। वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद अपने पहले खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि मेरे पास खोने को ना कुर्सी है ना पैसा। उन्होंने ये भी इंतबाह किया कि बानी PTI को कहीं और मुंतकिल किया गया तो मुल्क जाम कर दिया जाएगा। जबकि अफ़गानिस्तान पॉलिसी पर भी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को एतमाद में लेने का मुतालबा किया है। अब ये सवाल पैदा होता है कि सुहेल आफरीदी का जारहाना मगर खिताब मुफाहमत पढ़ाएगा या महाजराई। सबसे पहले तो क्या ये सेटअप अब चल पाएगा, क्या मामला चलेंगे? शाह साहब और एहतशाम साहब हमारे साथ ही हैं। शाह साहब, ये आज सारा प्रोसेस आपने देखा, ये तो पहले मुतनाज़े हो गया। वो अगेन वही कहा जा रहा था कि इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ, 2 इस्तीफ़े हैं, मुख्तलिफ दस्तखत हैं, फिर उसको मुतनाज़े कर दिया। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके सुहेल आफरीदी साहब वो हो चुके हैं इलेक्ट। लेकिन क्या इसको जो कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी और इसको चैलेंज किया जाएगा, अपोजिशन ये कह रही है, ये सेटअप चल पाएगा? और साथ ही साथ इस पर भी ज़रा नज़र डालिएगा कि PTI के अगर ये सेटअप चलता है तो PTI के हालात में किस हद तक बेहतरी आ सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में एक वो कह सकते हैं कि एक ट्रम्प कार्ड खेला है बानी PTI ने, और उनका ये ख्याल है कि शायद वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो एक बड़ा हार्ड लाइनर किस्म का एक लीडर लेके आ रहे हैं सूबे के अंदर, और वो शायद कोई बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर देगा। मैं सबसे पहले इस चीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। बेशक उनकी तकरीरें जो है बड़ी जोश वाली हैं और वलवले वाली हैं। इससे पहले हम देखते थे अली अमीन गंडापुर साहब भी बड़ी पुरजोश और वलवला अंगेज तकरीरें करते थे, और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और फौज और हर एक एंगल के ऊपर उन्होंने चीज़ें उठाने की कोशिश की कि वो ये करेंगे, वो करेंगे। आज हमने देखा उन्होंने भी ऐसी बातें की। लेकिन टेक्निकली पहले बात करते हैं कि ये कानूनी या गैर कानूनी। आर्टिकल 130 क्लास 8 बिल्कुल वाजे है कि चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देगा, चाहे उसे गवर्नर मंजूर करता है या नहीं करता। बहरहाल अब उसको देखना होगा, कानूनी पहलू उसका अलग है। दूसरा देखें, इस वक्त गवर्नर का रोल बड़ा अजीब सा रहा है। मेरे ख्याल में उनको अपनी आईनी हैसियत बिल्कुल वाजे है। उनके पास पहली दफा भी इस्तीफा पहुंचा, उन्होंने इनकार किया, फिर दूसरा इस्तीफा पहुंचा, फिर उन्होंने उसको डिले किया। अब 15 तारीख को उन्होंने चीफ मिनिस्टर को बुलाया है। लेकिन इस वक्त एक चीज आप जरूर मानेंगे कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके अंदर अपोजिशन जमातें शामिल थी। उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के नाम जमा कराए, कैंडिडेचर उनका अप्रूव हुआ, सिर्फ उन्होंने वोटिंग का बायकॉट किया, क्योंकि बकौल उनके कि जब तक वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं होता तो ये तमाम प्रोसेस इलीगल है। अब इस वक्त एक बड़ी आईनी सिचुएशन पैदा हुई कि वज़ीर आला जो नो मुंतखब है उनसे ओथ कौन लेगा,
ओथ मेरे ख्याल में अगर गवर्नर नहीं लेना चाहते तो इस वक्त उन्होंने एक रिट पिटीशन दायर कर दिया पेशावर हाई कोर्ट में, जो लीगल टीम है, सलमान अकरम राजा है, बैरिस्टर अली जफर है, जुनेद अकबर है, दूसरी लीडरशिप है, और स्पीकर जो केपी असम्बली है वो भी इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। और उन्होंने इस्तदा की है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि आप किसी को असाइन करें कि वो वज़ीर आला से ओथ ले। इससे पहले हमारे प्रेसिडेंट मौजूद है, जो रिजर्व सीटें थी खवातीन की, उसके हवाले से भी ये था कि वज़ीर आला की जानिब से ओथ नहीं लेने दिया जा रहा था असेंबली के अंदर, तो वो फिर गवर्नर केपी को जो है हाई कोर्ट ने डायरेक्टिव दी कि वो ओथ लें। मेरे ख्याल में ये भी अब ऐसे ही होगा, प्रेसिडेंट मौजूद है, ओथ जो है वो गवर्नर अगर ना लेना चाहें तो फिर चीफ जस्टिस अब पेशावर हाई कोर्ट ले सकते हैं। बात अब रही कि आगे क्या होगा, मैं नहीं समझता कि शायद कोई चेंज आएगा। बेशक आप स्टेटमेंट की हद तक, असेंबली में तकरीरों की हद तक ये तमाम मामलात होंगे, लेकिन इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब वो चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे सूबे के, और वो मेरे ख्याल में किसी भी आर्म्ड रैली को, किसी भी प्रोटेस्ट को लीड करके दोबारा इस्लामाबाद में मार्च नहीं कर सकते। टेक्निकली ये चीज गलत होगी। हाँ, अब एक बात हो सकती है कि अली अमीन गंडापुर एक आम वर्कर है, वो शायद अब ये रोल उनके हाथ आएगा। ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मे भी ठीक गलत हो। जहां तक अफगान पॉलिसी का ताल्लुक है, केपी गवर्नमेंट बेशक स्टेक होल्डर है, यहाँ का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मिलता है, लेकिन कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत का कोई रोल नहीं बनता कि वो डायरेक्ट किसी मुल्क से बात करे। दूसरा आखिरी बात करना चाहूंगा वो ये है, ये बार बार अली अमीन गंडापुर, उसके बाद जो सूबाई तर्जुमान, उसके बाद ये नए जो सुहेल अफरीदी साहब आए हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें अफगान पॉलिसी के अंदर रोल दिया जाए। तो एक बिल्कुल सादी सी बात है, ये सेंट्रल जो है वो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बैठते हैं, एपेक्स कमेटी की मीटिंग में बैठते हैं, नेशनल हाई कमान की मीटिंग में चीफ एग्जीक्यूटिव बैठते हैं, एपेक्स कमेटी केपी के अंदर बैठते हैं, तो ये तमाम बातें वहां पे जाके करें। ये अगर स्टेटमेंट देते हैं या अखबारों में देते हैं तो उसका मकसद क्या है? मेरे ख्याल में देखिए, ये एक बेसरोपा किस्म की बातें हैं जो कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट्स हैं। मैं नहीं समझता कि सूबाई हुकूमत के इन लोगों की पॉलिटिकल स्टंट से या ऑपरेशन रोकेगा, बात होनी चाहिए, वहां उजागर करना चाहिए। बिल्कुल सही है एहतशाम साहब, आपका फोरम है, फोरम में बात करें ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप जी। एहतशाम साहब, आप कुछ तब्दीली देख रहे हैं? एक चीज ये भी थी, पीटीआई के अंदर से भी और पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से भी बार बार इस तासुर का इजहार किया गया था। वो तासुर ये था कि जब तक गंडापुर साहब है तो खान साहब बाहर नहीं आ सकते। अब क्या बानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात में कुछ बेहतरी सुहेल अफरीदी साहब लेकर आ सकते हैं, और क्या ये सेटअप चलने देगी? अभी ऑपोजिशन फिर कह रही है जी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। जी आमना, अगर आप ये पूछ रहे हैं जो कि आपने डेफिनेटली पूछा कि आगे क्या होगा, तो आगे मुझे दयानतदारी से तो बड़ा कन्फ्रंटेशन, तसादम की फ़िज़ा नज़र आ रही है मरकज़ और सूबे के दरमियान। देखें, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने देखें, मान लिया आपकी जिसको कहते हैं मेजॉरिटी थी, आपके लोग इंटैक्ट थे, 91-92 आपको लोगों ने वोट कर दिया, वोट मिल गया आपको, लेकिन कुछ चीज़ें कानूनी आइनी हैं जो पेचीदगी पैदा कर रही हैं। मसलन देखें ना, कहा जाता है कि पहला CM डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा कैसे बन गया। बहुत सारे आइनी माहिरीन ये सवाल उठा रहे हैं। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नर कहता है मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, गलत या सही छोड़ें, सियासी वजूहातें नहीं हैं। अब उन्होंने कहा है कि जी मेरे पास आए तुमसे पूछूंगा, तो वो कहते हैं कि आर्टिकल 133 कहता है अगर वो अपना गवर्नर एक्सेप्ट नहीं करता, रिकग्निशन, नए आदमी को नॉमिनेशन नहीं मान रहा, तो वो पहले वाले CM को कहेगा जी आप कंटिन्यू करें। दूसरा जो मुझे ख़तरा लग रहा है ज़्यादा आमना, वो है 234। वो अगर इन्वोक किया जाता है तो वो बड़ा डेफिनेटली है कि ये इमरजेंसी लग सकती है, गवर्नर राज लग सकता है। उसके लिए इतना आसान नहीं है, जॉइंट पार्लियामेंट की सीटिंग में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो फिर आप आगे जाएंगे। अब अगला सवाल है कि जी चलें फ़र्ज़ करें ये मामलात हाई कोर्ट पे तय हो जाते हैं, व्हाट नेक्स्ट, चीफ CM बन भी जाते हैं और वो बिज़नेस एज यूजुअल शुरू हो जाता है, फिर क्या होगा? देखिए, आप जो मर्ज़ी कहें, आज लोग कहते हैं कि गंडापुर साहब से लाके इख्तलाफ करें, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट आइन और जिसको कहते हैं रियासत के बाहर नहीं हो गए। जो भी थी इख्तलाफ भी थे, लेकिन साथ साथ चल रहे थे। वैसे भी कुछ लोगों का ख्याल है कि अभी तो CM बने हैं, जब बाकायदा तौर पे अथॉरिटी मिलेगी तो इतना आसान नहीं होगा कि जो तकरीरें सड़कों पे करते हैं वो आप अपनी बातें पूरी कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि उन्होंने कहा है कि जी हमने बानी पीटीआई को छुड़ाने के लिए सब कुछ करेंगे, ये चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, होता है नहीं होता, अपनी जगह पे है, रियासत इसको कबूल करती है नहीं करती। फिर इसका दूसरा एलिमेंट ये है कि जब ये सूरत हाल होगी तो फिर जब उन्होंने कहा ये भी कहा है मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो इससे भी इख्तलाफ बढ़ेगा। तो मुझे नहीं लग रहा ये आमना के मामला इतनी आसानी के साथ ठीक हो सकेंगे। अब ये तसादम होगा, किस तरफ जाएगा, क्या सेंस प्रिवेल करेगी दोनों साइड से कि इसको सॉरी करके इसको रिट्रीव किया जाए, तो ये लगता नहीं है। देखें ना,
ना जो मूड है, मूड तो बड़ा वाज़े तौर पे है कि जी, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से इमरान खान की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि जो मैं करना चाहता था नहीं हुआ, ये मेरा नया आदमी करेगा। बुनियादी तौर पे ये है कि आपने टफ टाइम देना है, आपने मरकज़ के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा होना है और मुझे रिहा करवाना है। इसके लिए क्या होगा, फिर दोबारा से आएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं होगी, लेकिन मकसद पूरा नहीं होता ना, क्योंकि देखें सूबे की खिदमत करनी है, हालात ठीक करने हैं, तालीम, एजुकेशन, नए प्रोडक्ट शुरू करने हैं, इसमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी 13 साल से भी आपने देखना, ज़ाहिर साहब भी बता रहे हैं दिले का काम नहीं किया उन्होंने, वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब हिंदुस्तान के साथ ख़राब है, अफ़गानिस्तान के साथ ख़राब है। इस दौरान इनका रहना और अपनी सख्त पॉलिसियों को लेकर चलना मेरा ख्याल है ये एक हमें मुश्किल सूरत हाल की तरफ लेके जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब और ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गज़ा के हवाले से जो सीज़ फायर के मामला चल रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हुई है उस पर डिस्कस होगा। वेलकम बैक, लेट्स टॉक अबाउट गज़ा सीज़ फायर। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मिस्र के शहर शर्म उल शेख में हो रही है, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत 20 से ज़ायद ममालिक के रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी की खुसूसी दावत पर इजिप्ट पहुँचे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पीस पैक्ट की बात हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार है। जंगबंदी के बावजूद नेतन्याहू ने बयान दिया है कि गज़ा में फ़ौजी कार्रवाई अभी ख़त्म नहीं हुई। उधर गज़ा में नाजरीन, अल जज़ीरा के रिपोर्टर और फ़लस्तीनी सहाफ़ी सोले अल जाफरी को रिपोर्टिंग के दौरान इजरायली हिमायत याफ्ता मलेशिया ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया। दूसरी जानिब हमास ने 20 इजरायली हॉस्टेजेस को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया है, जबकि 1700 फ़लस्तीनी कैदी रिहाई का अमल भी अब शुरू हो चुका है। चाइना और यूरोपीय यूनियन ने हॉस्टेजेस की रिहाई को सराहा है, वेलकम की है, दीगर ममालिक भी इसको वेलकम कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो लास्टिंग पीस है, क्या वो गज़ा सीज़ फायर जो जा रहा है उससे मुमकिन हो पाएगा और मिडल ईस्ट की क्या हालात बनेंगे। इसी पर बात करने के लिए सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पेट्रन सेफ गज़ा के नाम से उन्होंने कैंपेन का आगाज़ भी कर लिया। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के हकदार हैं, क्योंकि पूरी कौम को आप पर नाज है, फ़ख्र है, आप मर्द मुजाहिद हैं हमारी कौम के, और जिस तरह से आपने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तानी कौम किस तरह से दर्द दिल रखती है उसके लिए। और जो मिशन था उससे पहले ऑब्वियसली अब तक अक्टूबर 2023 से लेकर जो सारे मामलात पेश आए उस पर आपकी गहरी नज़र भी थी, तभी आप इसको क्लोजली देख रहे थे और आपने इस मिशन पर जाने का इरादा किया। तो ये कहिएगा कि अब जो सारे मामलात चल रहे हैं, सीज़ फायर का पहला मरहला तो तय पा गया और जिसके बदले में हम देख रहे हैं कि अब आगे मराहिल तय भी हो रहे हैं, हॉस्टेजेस का रिलीज़ होना और उसके बाद जो पैलेस्टीनियन वहाँ पर प्रिजनर्स थे वो भी आज रिलीज़ हुए हैं। पहला मरहला बखूबी अंजाम पा गया, दूसरे मरहले के लिए आपकी क्या तवक्कुआत है, आगे किस तरह से बढ़ा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो गज़ा की सीज़ फायर है ये पूरी दुनिया का डिमांड था और इस सीज़ फायर की जो तोसी है या सस्टेनेबिलिटी है उसके लिए पूरी दुनिया दुआ गो है। ये सीज़ फायर फतह है हमास की, फतह है मुजाहिमत की, और इसका क्रेडिट मैं गज़ा के अवाम को, फिर मुजाहिमतकारों को और मुजाहिदीन को, और फिर उसके बाद यूरोप के अवाम को दूंगा जो लाखों की तादाद में निकले, तसलसल के साथ निकले, फ्लोटेला निकाली और इस इनह्यूमन सीज को तोड़ने की उन्होंने बार बार कोशिश की, तो मैं उनको ये क्रेडिट देता हूँ। जहाँ तक पहला मरहला है वो मुकम्मल हो गया है, लेकिन असल जो इशू है वो दूसरे मरहले का है जो कि उसके तोसी होगी। तो उसके लिए हम दुआगो हैं और उसके लिए ज़रूरत है कि पूरी दुनिया में अपराइजिंग हो, पूरी दुनिया में जलसा जलूस हो और इसराइल के ऊपर इसके लिए दबाव डाला जाए कि वो ये दूसरे मरहले को, सीज़ फायर को इंश्योर भी करें और फिर उसकी जो माहिदा हो उसकी वो पासदारी भी करें। इसके लिए मुस्लिम उम्मा को बिलखसूस OIC जो अभी तक एक डेड हॉर्स है, जो अभी तक रिटॉरिक पे है, सिर्फ रिजोल्यूशंस और लिप सर्विसेज पर है, सिर्फ कम से कम अब आगे बढ़कर उनको अपना किरदार जो है उसको उसमें अदा करना चाहिए। तो इसमें अभी थ्रेट्स हैं, ख़तरात हैं। जो ज़ायनिस्ट अपार्थाइड रेशिस्ट रिजीम है इसराइल के, वो उसके ऊपर कोई किसी सूरत में भी
ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए जो गारंटर्स हैं उनको इंश्योर करना होगा कि ये सीज फायर हो और फिर ये सीज फायर जो है वो मेंटेन भी रहे। अभी डिटेन ही रहे हैं वहाँ पे। इजराइल के माइंडसेट से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ऑब्वियसली जो रवैया उनका रहा, जो सलूक आपके साथ रहा, और जो मामला अब तक इजराइल के हमारे सामने हैं, जो रिकॉर्ड पे भी हैं कि किस तरह से वो अपनी चीज़ों से यू टर्न ले लेते हैं, और उनका मुसलमानों के लिए जो हेट्रेड है, जो पैलेस्टीनियन की मदद के लिए भी जो आएगा उनके लिए भी जो हेट्रेड है, वो हमारे सामने है। और आपने तो वो ऑब्वियसली सफ़र किए सारे मामला। तो उन सबको देखते हुए हमें किस हद तक पुरयकीन या पुरएतमाद रहना चाहिए इस अमन मुआहदे को लेकर, अगर आज इजिप्ट में मामला तय भी पा जाते हैं? क्योंकि आज ही एक सहाफ़ी की शहादत के हवाले से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो हम देख रहे हैं इनके हवाले से खबरें भी चल रही हैं, फुटेजेस भी सामने आ रही हैं। वो बड़ी अंदोहनाक किस्म की 7 गोलियां मार के इन सहाफ़ी को शहीद किया गया है। तो शहादतें तो अब भी हो रही हैं। तो खदशात किस कदर हैं, आपको क्या लगता है? आप इसको किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए, अमन मुआहिदा इंसानियत का मुतालिबा है। अमन जो 2 साल से जो गजा के अंदर हो रहा है, ह्यूमन हिस्ट्री में कभी ये नहीं हुआ। लायो स्ट्रीमिंग जेनोसाइड है, और हंगर को, स्टार्वेशन को, फीमेन को एज ए वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल किया गया। और पूरी दुनिया जो है, आईसीजे यूनाइटेड नेशन ने यह सर्टिफिकेट जारी किया कि एक फुल स्केल जेनोसाइड है। इसलिए ये जो इनह्यूमन सीज है इसको ख़त्म होना चाहिए, ब्लॉकेड को ख़त्म होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वो पहुंचना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर एस्टेब्लिश होना चाहिए, इस जेनोसाइड को स्टॉप होना चाहिए। और जो इस जेनोसाइड के मुर्तकिबीन हैं, वॉर क्रिमिनल्स हैं, जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के मुर्तकिब हैं, उनको इंसाफ के कटहरे में जो खड़ा करना चाहिए। तो मैं जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस प्रोसेस को सपोर्ट करता हूं, और इस हवाले से हमास का जो मौक़िफ़ होगा वही हमारा मौक़िफ़ होगा। बिल्कुल, अभी तक तो हम सपोर्ट देख रहे हैं, दुनिया भर से पाई जा रही है, अरब नेशंस की जानिब से भी पाई जा रही है, मुस्लिम ममालिक सभी इसका खैर मकदम करें, जैसे चाइना और यूरोपीय यूनियन ने भी इसका किया है। हमास अभी तक हम देख रहे हैं कि उनका ट्रस्ट जमा हुआ है, लेकिन अब जब हॉस्टेजेस का तबादला हो चुका है, 20 के 20 जो जिंदा हॉस्टेजेस थे हमास के पास इजरायली, उनको रिलीज़ कर दिया गया है, तो उसके बाद क्या मामला दोबारा बिगड़ तो नहीं सकते? क्योंकि ऑब्वियसली ये खौफ हर एक दिल में है। जो आपने अपने सवाल में उठाए हैं, एक है मिडिल ईस्ट के अंदर पीस को क्या बरकरार रह पाएगा। देखिए, इजराइल जो है एक इलीजिटिमेट स्टेट है, और इसने फ़लस्तीन के ज़मीनों के ऊपर कब्जा हुआ है। ये ऑक्यूपेशनल फोर्स है, ये सेटलर्स हैं, अपार्थीड हैं, और वो इस पूरे रीजन के जो ममालिक है उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। आप देखें, वो ईरान के ऊपर हमला करता है, कतर के अंदर हमला करता है, शाम के अंदर हमला करता है, लेबनान के हमला करता है, यमन के अंदर हमला करता है। वो इस पूरे रीजन के लिए एक खतरा है, और उसकी पुष्ट पर वेस्टर्न रिजीम्स हैं, अमेरिका है, उनकी फाइनेंसिंग है, उनकी सप्लाई ऑफ आर्म्स है, उनकी डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन है यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो जब तक ये रवैया होगा, मिडिल ईस्ट के अंदर कोई पीस जो है वो कभी भी पायदार और देरपा नहीं हो सकती। इसलिए इस पीस के अंदर असल रुकावट जो है वो इजराइल, उनके फाइनेंसर्स और उनकी जो सरपरस्त हैं वेस्टर्न रिजीम और अमेरिका है। जहां तक गजा की रिकंस्ट्रक्शन की बात है, मैंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर गजा के अंदर फील्ड अस्पताल कायम किया जाए। कम से कम 3-4 लाख वहां जख्मी लोग हैं, उनको फौरी तौर पर इलाज मुआलजे की अद्वियात की जरूरत है। वहां कम से कम 40,000 ऐसे बच्चे हैं जिसको अक़वाम मुत्तहिदा WCNSF कहता है, वुंडेड चाइल्ड विद नो सर्वाइवल फैमिली। ऐसे 10 साल से कम उम्र जख्मी बच्चे जो 40,000 की तादाद में हैं और जिसके खानदान का कोई फर्ज जिंदा नहीं है, उन बच्चों के लिए ऑर्फेनेजेस होम और उनके लिए शेल्टर हाउसेस वहीं गजा के अंदर उनकी इलाज मुआलजे, उनकी खुराक, उनकी अद्वियात, उनकी तालीम के लिए फौरी तौर पर जो है आर्जी बुनियादों पर और फिर मुस्तकिल बुनियादों पर वो कायम करना चाहिए। इसी तरीके से गजा की रिकंस्ट्रक्शन का OIC को एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान गजा की रिकंस्ट्रक्शन का देना चाहिए। मैंने इस हवाले से खुद हुकूमत को ऑफर की है कि मैं यहां से डॉक्टर्स को ले जाना चाहता हूं, पैरामेडिक्स को ले जाना चाहता हूं, नर्सिंग स्टाफ को ले जाना चाहता हूं, इंजीनियर्स को ले जाना चाहता हूं, ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर को ले जाना चाहता हूं। हमें अगर पीस जो है वो डील परमानेंट होती है तो हमें हुकूमत चैनल दें, हमें हुकूमत रास्ता दें। हम हजारों लाखों की तादाद में लोगों को ले जाना चाहते हैं जो रिस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम करें, जो वहां के बच्चों को, वहां के जख्मियों को, वहां के दर्दमंदों को उनके साथ बैठ के उनकी खिदमत करें। तो हुकूमत पाकिस्तान को आगे बढ़कर एक्टिव अपना रोल इसमें करना होगा।
अच्छा, इस सारे प्रोसेस में हम मुश्ताक साहब ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी एक से रही है और इनका बड़ा अहम है। आप इससे मुतमईन हैं जो अब तक किरदार निभाया जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इजिप्ट में है भी, तो किस तरीके से आपकी तवक्कुआत हैं कि हमें अपना मुकदमा रखना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए गजा को लेके हमारे जो खदशात हैं? और दूसरा कि आने वाले दिनों में क्या किरदार देख रहे हैं थे फलस्तीनियों के, पूरी दुनिया के, वो तवक्कुआत उस तरफ पूरे नहीं उतरे। हमने ट्रंप को, जो कि इस पूरे जेनोसाइड के सरपरस्त फाइनेंसर था, उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर दिया। हमने ट्रंप को अमन के पैगंबर का, हमारी हुकूमत ने उसको खिताब दिया। हमने एक दफा भी खुलकर ताकतवर अंदाज से, जिस तरह स्पेन करता है, जिस तरह इटली करता है, जिस तरह आयरलैंड करता है, जिस तरह साउथ अफ्रीका करता है, जिस तरह ब्राजील करता है, उस तरह खुलकर ताकतवर अंदाज से बहैसियत रियासत फलस्तीनियों का मुकदमा नहीं लड़ा। लेकिन अभी हुकूमत को कम से कम जो मिस्र के अंदर पीस समिट हो रहा है उसके अंदर किरदार अदा करना चाहिए और पाकिस्तान को हमास का वकील बनना चाहिए, अमेरिका का वकील नहीं बनना चाहिए, यूरोप का वकील नहीं बनना चाहिए, गजा का वकील, अक्सा का वकील, फलस्तीन का वकील और हमास का वकील बनना चाहिए, जो वहां की डेमोक्रेटिक फोर्स है और वहां के ट्रू फ्रीडम फाइटर्स हैं और वहां के अवाम की हिमायत उनको हासिल है। तो उनको हमास का वकील बनना चाहिए, ना कि ट्रंप के 20 नकाते अमन मुआहिदे का। राइट, थैंक यू सो मच। मुश्ताक अहमद खान साहब मौजूद थे और हम बहुत खुश हैं कि हमारे दरमियान ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इंसानियत के लिए इस कदर दर्द दिल रखते हैं और ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीन में मौजूद हमारे बहन भाई हैं जो इस सारे प्रोसेस से गुजरे हैं, जिन तकालीफ का उन्होंने सामना किया है, उनके लिए बढ़ चढ़ कर अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगाकर मदद का जज्बा रखते हैं और खुलकर उनका मुकदमा सही अल्फाज में, सही तर्जुमानी के साथ मुश्ताक अहमद खान साहब जो लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं वो इस तरह से मुकदमा लड़ते हैं और इस तरीके से ही मुकदमा लड़ा जाता है और इसी तरीके से एफ़र्ट्स की जाती हैं जो नज़र भी आएँ। आपका शुक्रिया अदा करेंगे नाज़रीन। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।